सुमित, इन सब में प्रोफेसर दिलीप मंडल की जाति पर भी सवाल उठ रहे हैं। श्याम मीरा सिंह का दावा है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल जो हैं कि जसवाल हैं और बनिया जाति से आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये तो हमको पहली बार पता चल रहा है कि वो जायसवाल हैं, बनिया जाति से आते हैं, वरना तो मतलब मंडल सरनेम लगाते हैं तो जी। हमने हमेशा ही उनको मंडल ही समझा है। और सुमित, अगर दिलीप मंडल जी को बीजेपी का काम पसंद आ रहा है और वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर प्रोफेसर दिलीप मंडल को बीजेपी का काम पसंद आ रहा है जी तो बीजेपी में शामिल हो जाएं। जी। वो बीजेपी के प्रवक्ता बन जाएं। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी उनको प्रवक्ता बना दे। और प्रोफेसर दिलीप मंडल अकेले ट्रेंड चलाने में काबिल हैं। बिल्कुल। और वो किसके दम पे है? वो बहुजन समाज के दम पे है। तो बहुजन समाज का ही तो उन्होंने सौदा किया ना, उसी के नाम पर तो उन्होंने बीजेपी ने उनको अपनाया होगा ना। तो हमारा सवाल है कि क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल को, क्या एडवोकेट नितिन मेश्राम को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं? क्या उनको ये दलितों की पिटाई पसंद आ रही है? एक भी SC ST OBC समाज का आदमी उसमें शामिल नहीं हुआ। क्या इन लोगों को ये पसंद आया कि SC ST की हकमारी हुई? आपको अगर उनका काम पसंद है तो जाइए उनकी पार्टी में शामिल हो जाइए। हमारे दलित बहुजन समाज के भरोसे का सौदा मत कीजिए। आप फिर ये मत कहिए कि मैं बहुजन समाज का हितैषी हूँ। आप फिर जय भीम आके, जय मंडल आके मत बोलिए। आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए कि एक तरफ आप जय भीम का नारा लगाएंगे, जय पेरियर का नारा लगाएंगे और दूसरी तरफ आप जाके बीजेपी जो मनुवादी पार्टी है उसके हित की बात करेंगे, और वो भी चुनाव के वक्त में जब जीत और हार का घड़ी आ गई है, जब सही और गलत के बीच में से चुनने का फैसला आ गया है। प्रोफेसर दिलीप मंडल हमारे समाज को बताएं कि मुझे बीजेपी से इतने करोड़ का ठेका मिला है, इसलिए मैं बीजेपी के गुण गा रहा हूं। मुझे मोदी ने इतने करोड़ रुपए दिए, इसलिए मैं PR एजेंट के तौर पे, एक रणनीतिकार के तौर पे समाज के लिए, ये बीजेपी के लिए प्रचार कैंपेन तैयार कर रहा हूं। क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं? क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल ने बहुजन मिशन का सौदा कर दिया है? क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल ने बहुजन समाज को धोखा दे दिया है? ये सवाल वो सवाल हैं जो आजकल बहुजन समाज के तमाम लोगों के दिल में उठ रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर दिलीप मंडल इस समय बीजेपी के लिए खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, या यूँ कहें कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए हैं। चाहे इंटरव्यू हो या टीवी डिबेट्स, प्रोफेसर दिलीप मंडल खुलकर बीजेपी का बचाव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि PM मोदी के भाषण प्रोफेसर दिलीप मंडल ही लिख रहे हैं, क्योंकि जो वो ट्विटर पर लिखते हैं, अगले दिन PM मोदी वही बातें रैली में बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल बीजेपी वाले हो गए हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ द न्यूज़ वीक के फाउंडर सुमित चौहान हमारे साथ हैं। सुमित, आप इन दिनों सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल जी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि आपको ये सब करना पड़ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, इस खास चर्चा के आयोजन के लिए। और प्रोफेसर दिलीप मंडल पर मैं कोई बात बोलूँ उससे पहले मैं ये साफ कर दूं कि प्रोफेसर दिलीप मंडल का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं। और वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको देखकर हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए, दलित बहुजन समाज के मसलों को उठाने के लिए करना सीखा है, क्योंकि करीब 14-15 साल से हम उनको जानते हैं। और उनकी जो जिस तरह के अंदाज में वो लिखते थे मसलों पर, उसको हम सीखते रहे और उसी के हिसाब से फिर आगे हम लोगों ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया समाज के भलाई के लिए। तो ये बात मैं साफ कर दूं। इस समय मैं उनका विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं। आप सब जानते हैं 4 चरण का चुनाव हो चुका है, अभी 5वें चरण के वोट डाले जाएंगे। और चुनाव जो है एक तरीके की महासंग्राम होता है, एक लड़ाई होती है जिसमें कुछ विरोधी पार्टियां हैं, कुछ दुश्मन पार्टियां हैं, कुछ आपकी पार्टियां हैं। तो एक लड़ाई में आपको पक्ष लेना होता है कि किसके प्रति आप जो हैं सही आप मान रहे हैं, किस पक्ष को आप सही मान रहे हैं, क्या आप सही और गलत में से किसके साथ खड़े होंगे। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस समय अपना पक्ष चुन लिया है। उन्होंने बीजेपी का रास्ता चुना है, उन्होंने RSS का रास्ता चुना है। और आप अगर उनके ट्वीट देखेंगे, आप उनकी बातों को देखेंगे, आप उनके वीडियोस को देखें, चाहे वो इंटरव्यूज़ जो इस समय दे रहे हैं उनको देखें, तो वो खुलेआम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, या सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए हैं और वो बचाव कर रहे हैं बीजेपी का। तो जिस लड़ाई में संविधान को बचाने की बात हो रही है, जिस लड़ाई में देश के आरक्षण को बचाने की बात हो रही है, जिस लड़ाई में देश के वंचित समाज के हक अधिकार को बचाने की बात हो रही है, उस लड़ाई में अगर वो उनकी हकमारी करने वाली पार्टी के साथ जाएंगे,
आरएसएस जो कहता है कि हिंदू राष्ट्र हमको बनाना है, देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना है, जिनके लोग ये कहते हैं कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान में मन मुताबिक बदलाव करना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाया है, जिन्होंने अपने मुख्यालय में लंबे वक्त तक भारत के तिरंगे झंडे को नहीं लहराया, वो अपने भगवा झंडे को लहराते रहे हैं। और आज भी देखें वो सरकारी इमारतों पर या जो दूसरी इमारतें उस पर चाहते हैं कि उनका भगवा झंडा लहराए, तिरंगा झंडा न लहराए। और वो जिस तरह की हिंसक बातें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं जिसमें महिलाओं की कोई जगह नहीं, दलित समाज की कोई जगह नहीं, आदिवासी समाज की कोई जगह नहीं, पिछड़े समाज की कोई जगह नहीं, वो सवर्ण पुरुषों का एक ऐसा समाज होगा जिसमें सवर्ण पुरुषों की सबसे ज़्यादा कहीं की वाहवाह होगी और बाकी लोग उनके गुलाम होंगे। ऐसे समाज को बनाने की बात करने वाला पार्टी, विचारधारा को चलाने वाला संगठन आरएसएस, बीजेपी, अगर उनके पक्ष में प्रोफेसर दिलीप मंडल खड़े होंगे तो फिर उनका विरोध करना ही पड़ेगा। यही वजह है कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं और मुझे लगा कि ये वक्त है जब देश में इतना गंभीर समय चल रहा है जिसमें लोगों के दिल में ये बात बैठ गई है कि बीजेपी जो है वो संविधान को ख़त्म करने की बात कर रही है। और लोग, आप जाएं ग्राउंड में, आप जाएंगे तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने नहीं कही है, ये बात बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना। उन्हीं के, आप देखें, ज्योति मिर्धा का बयान सामने आया, उनके जो हैं सांसदों ने ये बात बोली, चाहे वो दक्षिण के उनके सांसद हों, उत्तर भारत के उनके लोग हों, तमाम ये लोग बार बार ये दावा करते रहे कि हमको 400 पार दे दो, 400 पार दे दो, हमारा बहुमत हो जाएगा, मन मुताबिक संविधान में बदलाव करेंगे। आरक्षण की आप बात देखिए, उन्होंने जितनी भी सरकारी कंपनियां उनको बेच दिया जिसमें SC/ST OBC का आरक्षण लागू था वो खत्म किया। लेटरल एंट्री जितनी सरकार ने करी उसमें SC/ST का प्रतिनिधित्व नहीं दिया। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसमें सरकार बैकलॉग नहीं भर रही, हमारे जो खाली पद हैं उनको नहीं भर रही है। तो सरकार ने आरक्षण पर हमला किया है। वंचित समाज ने पिछले 10 साल में जो उत्पीड़न झेला है उसको हमने देखा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए थे उस समय भारत में शेड्यूल कास्ट पर अपराध की, अगर आप डेटा देखेंगे, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आप डेटा देखेंगे तो उस समय 40,000 मामले जो हैं वो रजिस्टर होते थे शेड्यूल कास्ट पे। अब नरेंद्र मोदी की सरकार में आप देखेंगे 2022 का, अगर मैं आपको NCRB का डेटा बताऊं तो वो करीब 57,000 से ज़्यादा मामले सालाना शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटीज़ के दर्ज हो रहे हैं। और ये वो मामले जो दर्ज होते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, जो रजिस्टर नहीं होते हैं, जो कि थाने की चौखट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। कितनी कहीं के उत्पीड़न दलितों पर बढ़े हैं। हमने इसी सरकार में हाथरस कांड को देखा, इसी सरकार में हमने जो है हमने अपनी बच्ची को तेल छिड़क के आधी रात में जला दिया, उसको, हाथरस की बेटी को, वो कांड हमने देखा। रोहित वेमुला का कांड हमने देखा, ऊना कांड हमने देखा, हमने इंद्र मेघवाल का मामला देखा, जितेंद्र मेघवाल का मामला देखा। तो तमाम उत्पीड़न हमने देखे हैं। तो ऐसी सरकार को जाना चाहिए और ये समय की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐन वक्त पर प्रोफेसर दिलीप मंडल जो सालों से इतने बढ़िया सामाजिक न्याय की बात करते थे, समाज को एक दिशा देने की बात करते थे, समाज उन पर भरोसा करता था क्योंकि एक चिंतक के तौर पर उनको पहचानता था और उनके कहने पर तमाम ट्रेंड चला देता था। कोई भी वो बात आते थे, रात में 10 बजे उठकर कोई भी ट्रेंड के लिए बात करते थे, देखते देखते समाज जुड़ जाता था और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती थी बात। तो समाज उन पर बहुत भरोसा करता था। लेकिन अब वो भरोसा उन्होंने उसका सौदा कर दिया, वो बेच दिया बीजेपी आरएसएस के हाथों। ऐन वक्त पर चुनाव के दौरान बीजेपी की भाषा वो बोल रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि बीजेपी उनकी भाषा बोल रही है, क्योंकि आप उनके ट्वीट देखिए, जैसा वो लिख रहे हैं वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन भाषण में बोलते हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही वो लिख रहे हों, उनकी टीम में हो, उनकी रणनीति बनाने में वो शामिल हों। तो मुझे लगा कि इस वक्त बोलना चाहिए और इसीलिए मैंने उनका विरोध किया, क्योंकि जब सही और गलत का फासला करने का, उनके बीच में से किसी को चुनने का वक्त आता है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम भी चाह सकते थे कि हम चुप रहें और अपने व्यक्तिगत संबंधों का ख्याल रखें कि कहीं संबंध खराब ना हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि समाज के हित में इतनी कुर्बानी तो बनती है। अगर समाज का हित चुनने की बात आएगी तो फिर बोलना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी बोलना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। जी बिल्कुल। सुमित, अगर दिलीप मंडल जी को बीजेपी का काम पसंद आ रहा है और वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें देखिए बुराई, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रोफेसर दिलीप मंडल को बीजेपी का काम पसंद आ रहा है जी, तो बीजेपी में शामिल हो जाएं जी, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन जाएं। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी उनको प्रवक्ता बना दे, या बीजेपी उनको अमित मालवीय जैसा IT जो उनकी टीम है, IT सेल जिसको हम कहते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है, उसका हेड बना दे, उनको टीवी डिबेट्स में अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दे, या उनको कहीं पे अपना कोई पदाधिकारी बना दे ना, वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। उसमें हमको कोई
कोई दिक्कत नहीं है, तमाम लोग हैं, संबित पात्रा हो गया, सुधांशु त्रिवेदी हो गया, तमाम लोग हैं, वो जाते हैं बीजेपी की बात रखते हैं, हम उनका कोई वो नहीं कह रहे हैं। जब उनके फैक्ट्स गलत होते हैं, वो गलत बात बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल दरअसल दलित बहुजन समाज के भरोसे का सौदा कर रहे हैं। जी उन्होंने जब आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि जब उन्होंने बीजेपी के लोगों से डील किया होगा कि भाई मैं आपके साथ आ जाता हूँ, जी मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आपका प्रचार करूंगा, आपके लिए काम करूंगा, किस भरोसे का उन्होंने सौदा किया होगा, क्या दाव पर लगाया होगा? उन्होंने दलित बहुजन समाज, SC ST OBC समाज जो उनके ऊपर भरोसा करता था, जो उनको फॉलो करता था, जो उनका फॉलोवर है, उसी को तो दाव पर लगाया होगा ना। यही तो बोला होगा कि देखो मेरे इतने ज़्यादा फॉलोवर हैं, मेरे को इतने लोग मानते हैं, मेरी इतनी सम्मान है और मेरे कहने पर जो है ट्रेंड्स चलते हैं। अब देखिए बीजेपी का IT सेल हज़ारों करोड़ का IT सेल है, जिसमें तमाम लोग हैं जो किसी ट्रेंड को चलाने में, हैशटैग को चलाने में सैकड़ों हज़ारों लोग लगे रहते हैं और वो दिन भर चलाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस का IT सेल है, आम आदमी पार्टी का IT सेल है, हज़ारों करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट है और लोग लगे रहते हैं। और प्रोफेसर दिलीप मंडल अकेले ट्रेंड चलाने में काबिल हैं, और वो किसके दम पे है? वो बहुजन समाज के दम पे है। तो बहुजन समाज का ही तो उन्होंने सौदा किया ना, उसी के नाम पर तो उन्होंने, बीजेपी ने उनको अपनाया होगा ना कि आप क्या लेकर आ रहे हैं। अब कोई कांग्रेस का बंदा बीजेपी में जाएगा तो उसको क्या शर्त होती है कि तुम बीजेपी में आ रहे हो तो कांग्रेस से कितने विधायक, कितने सांसद, कितने नेता, कितने कार्यकर्ताओं को तोड़ के हमारी पार्टी में ले आओगे, वो सौदा करेंगे। कोई दूसरी पार्टी का आएगा तो उसको कहेंगे भाई तुम कितना सब तोड़ के अपनी पार्टी से हमारे में ले आओगे, तब तुमको हम अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। तो यहाँ प्रोफेसर दिलीप मंडल को एक्सेप्ट क्यों किया मोदी ने? इसी शर्त पर किया ना कि आप दलित बहुजन समाज के भरोसे को हमारे साथ में लेके आओगे, पर वो भरोसे का ही सौदा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और काम की जहाँ तक बात है कि बीजेपी का काम पसंद आ रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल को शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हो रहे उत्पीड़न पसंद आ रहे हैं? अभी आप आज वीडियो देखे, आप सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है जिसमें बरेली में एक व्यक्ति जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसको होमगार्ड के जवान पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से, गिरा के जमीन पर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मोदी से फ्री राशन ले रहे हो लेकिन वोट तुम मोदी को नहीं दे रहे हो, तुम गद्दार हो, उसको पीट रहे हैं। तो हमारा सवाल है कि क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल को, क्या एडवोकेट नितिन मेश्राम को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं? क्या उनको ये दलितों की पिटाई पसंद आ रही है? क्या उनको ऊना कांड पसंद आया था? क्या उनको हाथरस कांड पसंद आया था? क्या उन्हें इंद्र मेघवाल के साथ होने वाली ज्यादती पसंद आई थी? क्या उन्हें जितेंद्र मेघवाल मूंछों पर उसको मार दिया था बच्चे को, उसकी साथ हुई ज्यादती पसंद आई थी? क्या उनको जो उत्पीड़न हो रहा है, क्या उनको हकमारी पसंद आ रही है? यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, कितने हमारी हकमारी, OBC समाज का हक मारा गया, उनके आरक्षण की नौकरियां नहीं दी गई, उनको सवर्णों को दे दिया गया, उसकी आरक्षण की चोरी इसको कहा गया। क्या ये उनको पसंद आया है? क्या जो मोदी सरकार में लेटरल एंट्री हुई, लेटरल एंट्री में मोदी सरकार ने IAS टाइप की जो नियुक्तियां की हैं, जिसमें कि उनको सचिव लेवल पर, अंडर सेक्रेटरी लेवल पर भर्तियां की हैं, एक भी SC ST OBC समाज का आदमी उसमें शामिल नहीं हुआ? क्या इन लोगों को ये पसंद आया कि SC ST की हकमारी हुई? SC ST का रिजर्वेशन था तमाम सरकारी कंपनियों में, चाहे उसमें एयर इंडिया हो, भेल हो, गेल हो, HAL हो, रेलवेज हो, इन सब में आप देखिए SC ST का रिजर्वेशन लागू था 50% के अराउंड। 49.5% का जो रिजर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट का कैप है, उसके मुताबिक वो पद हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए आरक्षित थे। सब बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, HAL बेच दिया, रेलवेज का कुछ हिस्सा बेच दिया, एयरपोर्ट्स को बेच दिया। जब उनको बेचा गया तो क्या वहाँ पर हमारा कोटा रहा? क्या हमारे कोटे को लागू किया गया? नहीं, वो प्राइवेट होते ही रिजर्वेशन वहाँ खत्म कर दिया। तो क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल को ये प्राइवेटाइजेशन पसंद आ रहा है जिसमें SC ST OBC का कोटा खत्म हो रहा है? ये सवाल आप नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछ रहे? क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल को ये पसंद आ रहा है कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एक भी जो है दलित कुलपति नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, जो थे उनको भगा दिया गया, उनके ऊपर साजिशें रची गई, बैकलॉग हमारा नहीं भरा गया। सरकार जो है वो एडवोकेट जनरल बनाते हुए, या जो है सरकार जो है सॉलिसिटर जनरल बनाते हुए ये जब नियुक्तियां करती है, उनके ऑफिस में वकीलों की नियुक्तियां करती हैं, उसमें रिजर्वेशन नहीं देती, उसमें हमारे लोगों को नौकरियां नहीं देती। तो ये क्यों इनको पसंद आ रहा है? तो ये अगर इनको पसंद आ रहा है तो फिर हम इनको बहुजन हितैषी कैसे बोलेंगे? हमारा सवाल सीधा है, जब इनकी पार्टी कह रही है कि 400 पार दे दो,
हम सरकार में आएंगे, 400 पार हमको मिलेगा तो हम मन मुताबिक संविधान को बदल देंगे। तो क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान पसंद नहीं है? सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि क्या आपको हमारा संविधान पसंद नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान पसंद नहीं है, जिसको बदलने की बात ये लोग कर रहे हैं? तो ऐसे लोग जो संविधान को बदलने की बात करें उनके पक्ष में आप खड़े होंगे, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं उनके पक्ष में आप खड़े होंगे, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग बनाया, संविधान को कैसे बदला जा सकता है इस बात के लिए उन्होंने बाकायदा आयोग बनाया कि क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, इसका आयोग बनाया। तो ऐसी सरकार जो संविधान की समीक्षा करे, उसको बदलने की कोशिश करे, अगर उस पार्टी की सरकार को, उन लोगों की सरकार के समर्थन में अगर वो लोग जाते हैं तो सवाल उठेगा। आपको अगर उनका काम पसंद है तो जाइए, उनकी पार्टी में शामिल हो जाइए, हमारे दलित बहुजन समाज के भरोसे का सौदा मत कीजिए। आप फिर ये मत कहिए कि मैं बहुजन समाज का हितैषी हूँ, आप फिर जय भीम आके जय मंडल आके मत बोलिए। आप लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए कि एक तरफ आप जय भीम का नारा लगाएंगे, जय पेरियार का नारा लगाएंगे, और दूसरी तरफ आप जाके बीजेपी जो मनुवादी पार्टी है उसके हित की बात करेंगे, और वो भी चुनाव के वक्त में जब जीत और हार का घड़ी आ गई है, जब सही और गलत के बीच में से चुनने का फैसला आ गया है, ऐसे वक्त में अगर वो जाएंगे तो उनके ऊपर सवाल उठेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको काम पसंद है तो जाके प्रवक्ता बन जाइए, हमारी खाल ओढ़ के, हमारे समाज की खाल ओढ़ के हमारे समाज को धोखा मत दीजिए। जी सुमित, अगर हम देखें तो प्रोफेसर दिलीप मंडल एक रणनीतिकार हैं, वो किसी के लिए भी कोई भी रणनीति तैयार कर सकते हैं। ऐसे में वो बीजेपी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई रणनीति अगर तैयार कर रहे हैं तो देखिए वो धंधा होता है जी। तमाम लोग हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं, तमाम सर्वे एजेंसीज हैं, तमाम पीआर एजेंसीज हैं जो इस समय चुनाव के वक्त में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेन प्लान करती हैं और उनके लिए बाकायदा वो पैसे लेते हैं। जी। तो वो अपना बिजनेस करती हैं, वो धंधे का काम करती हैं, और वो तमाम, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो लोग हायर करते हैं उनको और वो उनके लिए धंधे का काम करते हैं, उनको कैंपेन डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा सवाल यही है कि अगर आप रणनीतिकार हैं, अगर आप रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं, तो आप जाइए और उनको ऑफिशियल अनाउंस कीजिए जी कि मुझे बीजेपी की तरफ से इतने करोड़ का ठेका मिला है। प्रोफेसर दिलीप मंडल हमारे समाज को बताएं कि मुझे बीजेपी से इतने करोड़ का ठेका मिला है, इसलिए मैं बीजेपी के गुण गा रहा हूं, मुझे मोदी ने इतने करोड़ रुपए दिए, इसलिए मैं पीआर एजेंट के तौर पे, एक रणनीतिकार के तौर पे समाज के लिए, ये बीजेपी के लिए प्रचार कैंपेन तैयार कर रहा हूं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि मैं तो बहुजन समाज के हित की बात कर रहा हूं, मैं SC/ST के रिजर्वेशन को बचाने की बात कर रहा हूं। उसमें वो जामिया का जिक्र करते हैं, उसमें वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं, वो मुस्लिम आरक्षण का जिक्र करते हैं, और तमाम तरीके से इन चीज़ों का सहारा लेके वो दलित बहुजन समाज को बरगलाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ और मैं आपके हित में बात कर रहा हूं, इसलिए मेरी बात मानो और बीजेपी को वोट दे दो। तो बीजेपी को वोट देने के लिए अगर वो समाज की ही धुरी पर नाचेंगे, समाज का ही इस्तेमाल करेंगे, समाज के ही जो हैं बीच में रह के, उन्हीं के बीच में रह के उनका आदमी दिखते हुए अगर वो उसको सेल करेंगे तो सवाल उठेगा। अगर वो सीधे तौर पर रणनीति बना रहे होते, तो अगर सीधे तौर पर ये जाहिर कर देते कि भाई मैं एक पीआर एजेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, हम कोई सवाल नहीं उठाते, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते, और ये बिल्कुल उन लोगों का काम होता है। और प्रोफेसर दिलीप मंडल बिल्कुल मार्केट के प्रोडक्ट हैं भाई, वो मनुष्य मीडिया के प्रोडक्ट हैं, वही रहे हैं, उनको ये सब आता है, उनको ये नेगोशिएशंस आती हैं, ये बिजनेस करना आता है, वो ही इज इनटू बिजनेस ऑफ न्यूज़ ओनली, तो उनको खबरों का कारोबार बहुत अच्छे से आता है, उनको पीआर बहुत अच्छे से आता है, उनको ये सब मैनेज करना आता है, एजेंडा सेटिंग उनको बहुत अच्छे से आती है। तो ये अगर वो काम करते सीधे सीधे तौर पे तो हम उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने समाज के नाम पर ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा शुरू किया है। इसलिए हमारी दिक्कत ये है कि आप समाज के नाम पर ये मत फैलाओ, जाइए घोषित कर दीजिए अपने डीपी में से। आप ट्विटर पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की डीपी लगाए ना जी, पेरियार साहिब की डीपी लगाए ना, तो लगा लीजिए वीर सावरकर की डीपी, माफी वीर सावरकर की डीपी लगा लीजिए, हेडगवार की डीपी लगा लीजिए, आप गोलवलकर की डीपी लगा लीजिए, आप नरेंद्र मोदी की डीपी लगा लीजिए, और फिर उनके लिए काम कीजिए। तब हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, कोई आपके ऊपर जो है टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप चेहरा हमारा रखेंगे, खाल हमारी ओढ़े रखेंगे, काम किसी और के लिए करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। और ये सवाल जायज़ है, क्योंकि प्रोफेसर दिलीप मंडल इस समय उन्होंने यही किया है,
समाज के हित में ये दिखाते हुए कि समाज के हित की बात कर रहे हैं। ये समय इन चीज़ों पर जिक्र करने का, इन चीज़ों पर उलझाने का, समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का समय नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत गलत समय पर पाला बदला है। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में एक ऐसी पार्टी जो कि संविधान को बदलने की बात कर रही है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर उन्होंने पाला बदला है तो इसकी निंदा होनी चाहिए और इसकी आलोचना समाज की तरफ से होनी चाहिए और इसकी हम कर भी रहे हैं। यही हमारी कोशिश है कि उनका असली चेहरा समाज देखे और उनको पहचाने कि समाज कैसे ऐसे लोगों को हीरो बना देता है जो बाद में उनको बेच देते हैं, उनके मिशन का सौदा कर लेते हैं। ये वक्त है कि समाज ये पहचाने। जी सुमित, अभी आपने जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की। जी, इसमें प्रोफेसर दिलीप मंडल का कहना तो सही है कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST को आरक्षण मिलना चाहिए और मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा मैं जिक्र कर रहा था मोहित, ये बहुत सेंसिटिव मसला है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस में रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत सेंसिटिव मसला है और इस पे हम सब के अलग अलग ओपिनियन हैं। मैंने खुद इस पर अपने वीडियोस बनाए हैं और इस पे हमने अपने ओपिनियन को साझा किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोई एजेंडा था नहीं। ये किसी ने वादा नहीं किया था कि मुसलमानों को ऐसी लिस्ट में डाल दिया जाएगा या OBC की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये तो किसी ने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा नहीं, ना किसी ने वादा किया। लेकिन प्रोफेसर दिलीप मंडल एक एजेंडे के तहत इस बात को लेके आए और उन्होंने बीजेपी को एक हथियार दिया कि किस तरह से वो SC/ST OBC के वोट बैंक को साध सकें और मुसलमानों के नाम पे ध्रुवीकरण कर सकें। हिंदू मुसलमान के नाम पे आप देखिए, बीजेपी बहुत माहिर पार्टी है जो हिंदू मुसलमान करने में बहुत उसको महारत हासिल है। और जब भी हिंदू मुसलमान होता है, जब भी हिंदू मुसलमान की पिच पर खेला जाता है तो बीजेपी अव्वल आती है, क्योंकि उससे माहिर कोई नहीं है उसमें खेलने के लिए। और उन्होंने जैसे ये मुद्दा दिया, उसी समय आप देखिए प्रधानमंत्री के भाषणों को, आप देखिए लगातार वही बात जो दिलीप मंडल ट्विटर पर लिखते हैं, अगले दिन प्रधानमंत्री वही भाषण दे रहे होते हैं। इसमें हमारा ये कहना है कि डेफिनेटली शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में दलित क्रिश्चियंस को, दलित मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये संविधान सभा में सेटल्ड मामला है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मौजूदगी में संविधान सभा ने इसको सेटल किया है। ये इसको आप नहीं छेड़ सकते, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। ये इस बार के चुनाव में किसी ने इस पर घोषणा भी नहीं की, तो ये एक सेटल्ड मामला था, इसमें अभी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। रही बात OBC की, तो मुसलमान समाज ऑलरेडी OBC की लिस्ट में, बहुत सारे जो पसमानदा जातियां हैं वो तो OBC की लिस्ट में ऑलरेडी हैं देश भर में। आप देखिए तमाम राज्यों में जो OBC जातियां हैं उसमें मुसलमानों की जातियां शामिल हैं, उनके पास OBC के सर्टिफिकेट हैं और वो OBC रिजर्वेशन का फायदा ऑलरेडी ले रही हैं। तो वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, वो उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर है कि किस तरह से वो सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है उसके आधार पर मुसलमानों की पिछड़ी हुई जातियों को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो तमाम राज्यों में मुसलमानों को OBC के तहत रिजर्वेशन मिला हुआ है। EWS के तहत भी जो है आर्थिक तौर पर, गरीबी के आधार पर भी वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या सभी मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देना चाहिए? तो यहाँ डेफिनेटली इस बात पर हम सहमत हैं कि सभी जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं, अगर आप उनको उनके साथ रिजर्वेशन दे देते हैं तो जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, जो कहें कि समाज में अभी पिछड़े हुए हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, अगर उनके साथ आप अपर कास्ट मुस्लिम को भी रिजर्वेशन दे दोगे तो कहीं ना कहीं उनकी हकमारी होगी और उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबको रिजर्वेशन नहीं दे सकते। आपको पहले सर्वे करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपके पास आंकड़े होने चाहिए और फिर आप उनको रिजर्वेशन दें। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहले मिलता था, बाद में बंद कर दिया गया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पर। तो उसमें मिले तो अच्छी बात है कि एक जो सामूहिक जो विविधता की हम बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो आएगी और तमाम कैंपसेस जो हैं खूबसूरत होंगे। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बेचारे हैं कितने। एक दो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, जो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी के नाम पे अपनी भाषा, अपने कल्चर को वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि संविधान में ही आर्टिकल 25 के बाद तमाम तरीके के जो माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार मिले, उन्हीं के तहत वो अपनी सारे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। अगर माइनॉरिटी को हम इतना भी नहीं देंगे
तो माइनॉरिटीज को कभी अपनापन फील कैसे होगा? जी सवाल ये है कि माइनॉरिटीज को आपको थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल इसमें सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है बल्कि क्रिश्चियंस माइनॉरिटी भी है। बिल्कुल। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीसस एंड मैरी कॉलेज है, जी सेंट स्टीफन कॉलेज है, जी वहां पर भी SC/ST OBC का रिजर्वेशन लागू नहीं है, लेकिन प्रोफेसर दिलीप मंडल वो बात तो नहीं उठा रहे। बिल्कुल वो बात उठा रहे हैं मुसलमानों को टारगेट करने की कि मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सिख कॉलेज हैं, जिसमें खालसा कॉलेज भी छः या 5 या 6 कॉलेज खालसा जी कॉलेज हैं जो कि सिख माइनॉरिटी कॉलेज जी हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन लागू नहीं है। जी प्रोफेसर दिलीप मंडल वो सवाल नहीं उठा रहे। हम्म। तो वो टारगेट करके हिंदू मुसलमान की बाइनरी में उलझ के हिंदू जी मुसलमान के नाम पे वो पूरी पिच हो, जी और वो भी चुनाव के वक्त में। जी ये जब अभी कहीं पे कोई चर्चा नहीं है, अभी कोई फैसला आने वाला नहीं है, किसी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, कोई सरकार ऐसा कर नहीं रही, फिर भी वो एक तरीके से हिंदू मुसलमान के पिच पे खेल कर उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये एजेंडा सेट कर रहे हैं। इसका विरोध हम कर रहे हैं। हम जी मुद्दों के विरोध में नहीं है। मैं आपको साफ कर दूं कि हमारी वैचारिक लड़ाई है। SC/ST OBC समाज के साथ जो उनके हक अधिकार है उनके साथ हम खड़े हैं और समाज के हक अधिकार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मुसलमान समाज इस समय पीड़ित नहीं है, जी क्या मुसलमानों के साथ मोदी राज में अन्याय नहीं हुआ है। जी चाहे वो सिया आंदोलन में आपने देखा हो, CA में, NRC आंदोलन में किस तरह से मुसलमानों पर उत्पीड़न हुआ, मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर बुलडोजर से ढाया गया, ये हम सब ने देखा। बिल्कुल उसमें आप देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उनके ऊपर बर्बरता की। दिल्ली दंगों में हमने देखा कैसे मुसलमानों से जनगण मन बुलवाने के नाम पर लाठियां मारी गई, किस तरह से उन पर उत्पीड़न जी हुआ। मॉब लिंचिंग कितनी खतरनाक तरीके से मुसलमानों की हुई, गाय के नाम पर, गोवंश के नाम पर उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हक अधिकार के नाम पर उनके साथ कितना शोषण हो रहा है, उनको कितना परेशान किया जा रहा है। तो ये बात हमको देखनी पड़ेगी। मुसलमान इस समय पीड़ित कौम है और वो जी राजनीति का शिकार कौम है। तो जो पीड़ित तबका है उसके साथ खड़े होने का वक्त है, उसको शिकार बनाने का वक्त नहीं है कि आप उनको शिकार बनाने लगे और उनका जो है हवाला दे के आप जो है एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट के तहत जो है लोगों को भड़काने की कोशिश करें। तो इसलिए हमें लगा कि प्रोफेसर दिलीप मंडल का स्टैंड ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने उनका विरोध किया। बाकी मसलों पर हम सब की राय है, बाद में बैठेंगे, आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे, समझाएंगे, अपनी बात बोलेंगे। कभी कुछ होगा तो उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे, बात जी करेंगे उस बारे जी में। लेकिन इस समय जब चुनाव हो रहा है, चुनाव में बेमतलब में इसको एजेंडा बना के आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, उनको एक बैठे बैठे मुद्दा दे दें, तो जाहिर तौर पे आप मुसलमानों के खिलाफ घृणा से ग्रसित हैं, आप बिल्कुल उनसे नफरत करते हैं और साथ ही आप बीजेपी का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आपकी यही मंशा है, बाकी आपको लेने देना क्यों नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ SC/ST OBC के रिजर्वेशन से मतलब होता तो आप सरकार से पूछते ना, सरकारी कंपनियों को क्यों बेचा, जी वहां पे SC/ST OBC का रिजर्वेशन आपने क्यों खत्म कर दिया भैया, आपने क्यों उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि सरकारी कंपनियां बेच दी। लेटरल एंट्री में कोई SC/ST का रिजर्वेशन नहीं था, वहां पर क्यों आपने बात नहीं उठाई। बैकलॉग नहीं भरा सरकार ने, जो सरकारी संस्थानों में SC/ST OBC के पद पड़े थे, बाद में उनको सरकारी कह के कि इसमें नॉट फाउंड सुटेबल है, कोई इसमें योग्य अभ्यर्थी मिला ही नहीं और उसको सवर्णों को दे दिया, क्यों इन्होंने इनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। तो ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को शिकार बनाने की कोशिश है जी और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, ताकि हिंदू मुसलमान की डिबेट में ही उलझे रहें और उसी से बीजेपी को फायदा हो, चुनाव में उसका फायदा हो, चुनावी लाभ लेने की कोशिश है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। जी सुमित, इन सब में प्रोफेसर दिलीप मंडल की जाति पर भी ये सवाल उठ रहे हैं। श्याम मीरा सिंह का दावा है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल जो है कि जसवाल हैं और बनिया जाति से आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये तो हमको पहली बार पता चल रहा है कि वो जायसवाल हैं, बनिया जाति से आते हैं, वरना तो मतलब मंडल सरनेम लगाते हैं। तो जी हमने हमेशा ही उनको मंडल ही समझा है और बहुजन समाज के लिए वो निश्चित तौर पर आवाज़ उठाते रहे हैं। ये इसलिए मैंने जब पहली बार शुरू किया तब भी मैं इस बात को दोहराया कि हम उनका बहुत सम्मान करते रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से समाज के मसलों पर आवाज़ उठाई है। SC/ST OBC समाज के हक में वो खड़े रहे हैं, इसलिए बहुत सम्मान लोगों ने उनका किया है। इस समय पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ये दावा किया ट्विटर पे कि वो दरअसल बनिया हैं, लेकिन आप देखिए कि झारखंड, बिहार, बंगाल, कई ये सूबे ऐसे हैं जहाँ पर बनिया जाति भी OBC समाज में आती है। जी हालांकि बनिया जाति को आप OBC समाज में रखें और उनसे सामाजिक न्याय के आंदोलन में शामिल होने की अपेक्षा करें तो ये कहीं ना कहीं एक आयरनी है, एक विडंबना है। क्योंकि बनिया जाति उस तरह से शोषित जाति नहीं रही है, उसका शोषण उस तरह से नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो शोषक जातियों में रही है
और शोषण करने वाली जातियों में उनकी गिनती होती है। अभी मौजूदा दौर में वो हो सकता है पिछड़ी जातियां हों, क्योंकि बनिया में भी वो पुश्तैनी धंधे ना रहे होंगे जी और कहीं ना कहीं वो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़े हों, तो वो गणना के तौर पर उनकी गिनती हुई है ओबीसी समाज में। तो आप देखेंगे कई जगह राज्यों में वो ओबीसी समाज में आते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ जो बनिया जाति से आते हैं, कई हमारे क्लासमेट्स भी जर्नलिस्ट रहे हैं, जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट का उन्होंने इस्तेमाल किया, चाहे वो आईएमसी में एडमिशन के वक्त जी में हो या हाल ही में हमारे एक जूनियर जो हैं वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में उनका सिलेक्शन ओबीसी जाति के तहत हुआ, वो लिस्ट आई तो हमने देखा। लेकिन वो कभी भी सामाजिक न्याय के आंदोलन की बात नहीं करते। वो जी कभी भी मंडल साहब को, बाबा साहब को या किसी भी कर्पूरी ठाकुर को या किसी भी जो दलित बहुजन ओबीसी समाज का व्यक्ति उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। लेकिन वो फ़ायदा उसका, क्योंकि सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ले लेते हैं। इस तरह के केसेस हमने देखे हैं और वो सामाजिक न्याय आंदोलन में तो शामिल नहीं होते। अगर प्रोफेसर दिलीप मंडल वाकई में बनिया हैं तो भी, मतलब अगर उन्होंने बनिया होते हुए भी समाज की बात की है और समाज के हित में खड़े रहे हैं, तो भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी क्योंकि किसी भी व्यक्ति जो भी दलित बहुजन समाज के लिए सॉलिडेरिटी में खड़ा होता है, समाज उसको, आप देखिए, बाहें फैला के अपनाता है। जी कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो आए और आके सिर्फ जय भीम बोल दे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेके खड़ा हो जाए, आके जय भीम बोल दे, समाज उसको सिर पे बिठा लेता है, बिल्कुल गले लगा लेता है उसको, और कोई नहीं पूछता कि आप क्या हो क्या नहीं हो। जी 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 लेकिन यहाँ पे ये बात भी गौर करने लायक है कि कई ऐसे व्यक्ति जो बन के कुछ और आ जाते हैं और बाद जी में वो आपको धोखा ना दे दें। तो ये जो अभी धोखा मिला है उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर ये बात में दम है, वाकई में वो बहुजन नहीं है और बनिया है, तो समाज को एक धोखा फील होगा उसमें भी। क्योंकि कई बार व्यक्ति आपका अपना बना रहता है लेकिन वो अपना है ही नहीं। मतलब कास्ट मैटर्स ना, कास्ट इज ए रियलिटी इन जी इंडिया। जी जी तो बिल्कुल कास्ट मैटर्स तो इसमें हकीकत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिन जातियों ने शोषण को झेला है, जो जातियां शोषण का शिकार हुई हैं या उस व्यवस्था से गुजरी हैं जिसमें उन्होंने अपार पीड़ा को सहा है, वो उस जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में ज़्यादा ईमानदार होती जी हैं, क्योंकि उन्होंने उसको झेला हुआ है। जी और वो जातियां जिन्होंने शोषण नहीं झेला है, या जो टचेबल्स जातियां हैं, जी जिनको अनटचेबिलिटी नहीं जिन्होंने झेली, या जिनको कहीं ना कहीं अपर कास्ट ने अपने घरों की दहलीज तक तो आने की अनुमति दी या दहलीज के थोड़ा अंदर आने की अनुमति दी, वो जातियां कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझती हैं कि यार हम तो इनसे बेहतर हैं। जी जो टचेबल्स जातियां वो अपने आप को मानती है कि हम अनटचेबल से बेहतर हैं, हम तो देखो उनके घर में चले जाते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं। जी तो उनमें वो एंटी कास्ट मूवमेंट के प्रति उतनी दीवानगी या उतना कहें कि जज्बा कई बार नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो झेला नहीं होता। तो इसलिए ये समझने वाली बात है कि अगर वो हैं तो क्या एक ये वजह है कि उन्होंने इतनी आसानी से पाला बदल लिया, इतनी कहें कि मुश्किल वक्त में उन्होंने बड़ी आसानी से पाला बदल लिया। तो हो सकता है कि उनकी जाति ने एक बड़ी भूमिका निभाई हो इस पूरे मसले में। जी प्रोफेसर दिलीप मंडल के साथ साथ एडवोकेट नितिन मेश्राम भी जो हैं बीजेपी का बचाव कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो आपके जीवन साथी पर भी एक कमेंट किया, तो उस वक्त आपको बुरा लगा? हाँ, देखिए, जाहिर तौर पे जब कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आपकी मित्रता है, जिसके साथ आपकी पारिवारिक संबंध है, जी और वो इस तरह की बातें करे तो बुरा तो लगता ही है। वैसे तो सोशल मीडिया ट्रोलिंग अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तमाम लोग गालियाँ देते हैं, वो हमारे समाज के लोग भी गाली देते हैं कि तुम उसके दलाल हो, तुम उसके दलाल हो। तमाम लोग गाली देते रहते हैं। जी जिसकी रिपोर्टिंग आप ना करो, जिसके पास आप ना पहुँच पाए, वो आपको गाली देता है कि हमारा नहीं किया, हमारा नहीं किया। और जो विरोधी हैं वो तो लगातार गालियाँ ही देते हैं। आप तो जानते ही हैं कि दिन भर ऐसे फ़ोन बजते रहते हैं, दिन भर ऐसी धमकी भरे कॉल आते हैं, इनबॉक्स भरा रहता है गालियों से, धमकियाँ मिलती हैं। तो ये सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और धमकियाँ तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब से हमने डिजिटली जर्नलिज्म शुरू किया, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता शुरू की, तो गालियाँ तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और इस तरह से परिवार के बारे में या पार्टनर के बारे में भी ओछी टिप्पणियाँ मैंने इससे पहले भी झेली हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, जिसके घर आना जाना है, जिसके बच्चे हमें बहुत प्यार से देखते हैं और साथ बैठ के खाना खाते हैं, वो व्यक्ति जब इस तरह की बातें करे तो निश्चित तौर पे बुरा लगता है। तो बुरा लगा हमें भी इस बात का, क्योंकि एडवोकेट नितिन मेश्राम के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और अभी भी मैं उनको अपना मित्र ही मानता हूँ। 8-10 साल से हमारी दोस्ती है और तमाम सामाजिक मसलों पर हमने मिल के काम किया है।
ईडब्ल्यूएस के मसले पर हमने बहुत अच्छा काम किया, उसमें तमाम लीगल पहलुओं पर हम लोगों ने काम किया, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, जी और भी तमाम जो जहाँ पर भी हमने समाज के मसले आए उसमें राजस्थान में एट्रोसिटीज़ के कई केसेस जी में हम लोगों ने साथ में ट्रैवल भी किया जी और समाज के हित पे हम लोग साथ खड़े रहे। लेकिन अब जो है उन्होंने पाला बदला तो इस तरह की भाषा वो बोलने लगे और आरएसएस बीजेपी की तो शर्त ही यही है बिल्कुल कि अब वो आपको नफरत ही बना देता है। सबसे पहली मतलब उसकी शर्त ये है कि अगर आप आरएसएस में हैं, आप बीजेपी में बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो आप नफरत वाले आदमी हो जाएंगे, आप जहरीले आदमी हो जाएंगे, आप बिल्कुल अपनों के खिलाफ हो जाएंगे, आप महिलाओं के खिलाफ हो जाएंगे, आप दलित हम्म बहुजन समाज के खिलाफ हो जाएंगे, आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि वो शर्त पूरी कर रहे हैं। जी और किसी ने लिखा था ट्विटर पर कि जो नया माशूक होता है उसको अपनी इश्क का बार बार इजहार करना जी पड़ता है कि जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो शायद जो एडवोकेट नितिन मिश्रा हैं वो बीजेपी के प्रति अपने प्यार को ज़्यादा जाहिर करने के लिए जी ज़्यादा हमको गाली दे रहे हैं, ज़्यादा इस तरह की बातें बोल रहे हैं और कहीं कि ओछेपन की सारी हदें पार कर रहे हैं। जी ये दिखाना चाह रहे होंगे कि देखो मैं पक्का संगी बन गया हूँ, पक्का बीजेपी वाला बन गया हूँ। जी तो उनकी भाषा उनको मुबारक और हम हमें अपनी भाषा मुबारक। जी बाकी रिश्ते खराब होते हैं वो जाहिर तौर पर परेशान करते हैं। जी तो सुमित, इन सब में मेरा एक सवाल है कि क्या बहुजन समाज लोगों को पहचानने में गलती कर देता है, और इस पर आप जो है बहुजन समाज को क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए बहुजन समाज में खासकर अगर वंचित समाज को आप देखें, दलित समाज को देखें तो गलती से ज़्यादा मैं ये समझूंगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो दिल के साफ़ हैं, जी वो बहुत प्योर हैं और उन्होंने धोखेबाजी सीखी नहीं है। वो मतलब आप देखिए भारत में जिस तरह की जाति व्यवस्था है तो कुछ जाति ऐसी हैं जो लोगों के शोषण करती रही हैं हमेशा से राइट और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको शोषण करना सिखाया जाता रहा है कि कैसे किसी का हक मारा जाएगा, कैसे किसी का हिसाब किताब में गड़बड़ी की जाएगी, कैसे किसी से बंधुआ मजदूरी कराते रहा जाएगा, कैसे किसी ने लोन लिया है उसका कर्ज चुका दिया है लेकिन फिर भी उसको आप उसके कर्ज के जाल में फंसा के रखेंगे। राइट वो सिखाया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मुझे लगता है कि जातियों के हिसाब से भी लोगों में मक्कारी आती है कि कैसे कुछ मक्कारी कनिंगनेस आपके अंदर आ जाए, वो उसमें जाति व्यवस्था का जी एक रोल प्ले होता है। जबकि दलित जातियां जो बेचारी वंचित जातियां हैं वो दिल की साफ होती हैं, वो क्योंकि पीड़ित जातियां होती हैं तो किसी का बुरा नहीं सोचती हैं, राइट वो दिल के साफ लोग होते हैं। कोई भी उनसे प्यार से बात करे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और क्योंकि सदियों की गुलामी भी रही है, राइट मतलब राइट राइट मालिक जो था वो गुलामी के बाद डांट दे पीट दे और उसके बाद थोड़ा प्यार से कुछ कर दे तो उसमें भी खुश हो जाते थे और गुलामी जारी रहती थी। तो वो भी एक कारण रहा कि लोगों में उस तरह की विद्रोही भावनाएं नहीं पनपी। तो तमाम ये इसके कहीं कि सामाजिक राजनीतिक कारण हैं इन चीज़ों के। तो फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हमारा समाज बहुत भोला समाज है, दिल का बहुत साफ समाज है और वो लोगों को जो भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति या बहुजन आंदोलन के प्रति, बहुजन समाज के प्रति जी ज़रा सा भी प्यार दिखाता है, ज़रा सा भी अपनापन दिखाता है, लोग उसको गले से लगा लेते हैं। जी कोई भी समाज का आदमी हो, किसी भी जाति का हो, आप देखिए तमाम लोग जो हैं हमारे समाज की जाति के लोग जो हैं दूसरी पार्टियों में जाते हैं, दरी बिछाते रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता। जी जबकि आप देखिए सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति, कोई अगर बहुजन समाज की पार्टियों के बीच में आ जाएगा तो उसको हीरो बना देते हैं और बड़े से बड़ा पद उसको दे देते हैं। तो ये हमारे समाज में एक अपनापन है, एक प्यार मोहब्बत है कि वो कैसे अपनाता है। जी तो गलती तो हुई है कुछ लोगों को पहचानने में, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल हम लोगों से गलती हुई है लोगों को पहचानने में। और धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं, जी जान रहे हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है और हर जगह जहाँ से धुआं उठ रहा है वहाँ क्रांति नहीं हो रही है, हो सकता है कि गोबर जल रहा हो। तो बिल्कुल ये धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं और लोगों ने जिन लोगों को हीरो बनाया है, जिन लोगों के पीछे खड़े रहे हैं, तो मेरा समाज इतना ताकतवर है कि उनको ज़ीरो भी बना सकता है और उनको ज़मीन पर भी ला सकता है। ये समाज की ताकत है कि वो लोग आज सत्ता के चहेते बने हुए हैं। जी अगर समाज ने उनका साथ छोड़ दिया तो वो किसी के नहीं रहेंगे। और अब मैं आपको वीडियो में कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, चुनाव हो जाने दीजिए। ये लोग जो आज बीजेपी के लिए तालियां बजा रहे हैं और समाज से गद्दारी कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, जी बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर ना फेंक दे तो आपको मैं यही हूँ, आप मुझे बताइएगा
इनका इस्तेमाल करेगी और इनका इस्तेमाल करके इनको किसी लायक नहीं छोड़ेगी और इनको फेंक देगी, और तब इनको इनकी गलती का एहसास होगा कि इन्होंने समाज से भी धोखा किया और ये कहीं के नहीं रहे, और छोटे छोटे हितों के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए, ख्वाहिशों के लिए समाज को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। तो ये इनको सोचना चाहिए और समाज को भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि हर किसी को हीरो बनाने से पहले, हर किसी के पीछे भागने से पहले हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जी, शुक्रिया सुमित हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो के अंत में आपसे एक ज़रूरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।